दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो गई। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आधिकारिक तौर पे आज से मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो गए। तो इस तरह से आज तीसरा शपथ ग्रहण है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का, जहां पर चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए। तो ये 3 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों भाजपा के झोली में गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं केवल ये खबर देने के लिए ये एपिसोड नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम ये आपके सामने आज पेश करेंगे कि किस तरह हमारे देश में लोकतंत्र का दायरा वाकई सिमट रहा है। स्टाइल जो है, बिल्कुल शैली जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस रिजीम में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस में भी आला कमान जिसको चाहता था वही मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन अगर आप देखिए भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 163 से 164 है, उसी के जरिए नए मंत्रिपरिषद का चयन होता है। राज्यपाल आप जानते हैं कि वही नियुक्त करते हैं। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि जो प्रक्रिया चुनाव की है मुख्यमंत्रियों की, वो विधायक दल में पहले नेता चुना जाता है। जितने जीते हुए विधायक हैं पार्टी के, वे अपने बीच से विधायक दल का नेता चुनते हैं और फिर पार्टी बताती है, राज्यपाल को डेलीगेशन जाता है आमतौर पे और बताता है कि ये नेता चुने गए हैं। फिर राज्यपाल उनको आमंत्रित करता है मुख्यमंत्री के शपथ के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैंने जैसा बताया, कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था कि जिसको टॉप की लीडरशिप है, जिसको चाहती थी वही हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने को चाल चरित्र चेहरे में बिल्कुल अलग होने का दावा करने वाली पार्टी रही है। लेकिन ये तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गई है। कांग्रेस में तो कम से कम दिखावे के लिए विधायक दल की बैठक से नाम आता था, प्रपोज किया जाता था, सेकंड कोई करता था, भाषण होता था विधायक दल की बैठक में। मैंने स्वयं देखा है, जब मैं नवभारत टाइम्स में था तो अच्छी तरह याद है कि 1990 में जब पहली बार लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे तो 3 उम्मीदवार थे चुनाव में, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद और रघुनाथ झा, और उनके बीच में वोटिंग हुई थी। 3 ऑब्जर्वर गए थे केंद्र से, जनता पार्टी के, जनता दल के। तो इस तरह से चुनाव हुआ था। कांग्रेसियों में भी ऐसे ही होता था, 2-2 3-3 लोग लड़ जाते थे, फिर आला कमान तय करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक अद्भुत शैली इजाद की है, और वो शैली क्या है? पर्ची तंत्र। अब लोकतंत्र का ये पर्ची तंत्र है। आपने देखा, भजनलाल शर्मा जी का नाम जब तय होने जा रहा था तो क्या हुआ था? मंच पर सारे लोग बैठे थे और अचानक वसुंधरा राजे, चूंकि सबसे सीनियर लीडर हैं राजस्थान की, मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार थी। अच्छा चलो, उनको अगर नहीं बनने दिया गया किन्हीं कारणों से, तो सीपी जोशी तो बहुत बड़े दावेदार थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में और बहुत महत्वपूर्ण नेता। संयोगवश वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो अगर आरएसएस या बीजेपी में एक विचार था कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री इस बार ब्राह्मण समुदाय का होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी का बन गया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी का बन गया है, तो सामाजिक समीकरणों के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग की बहुत ही एक्सपर्ट पार्टी है बीजेपी। हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो कि ब्राह्मण को बनाना है, तो आप सीपी जोशी को भी बना सकते थे, बड़े नेता हैं। लेकिन बड़े नेता को या जनता के बीच में जिसकी ज्यादा पकड़ है, ज्यादा जिसका डायलॉग है, उसको न बनाकर आरएसएस बीजेपी का आला कमान ने जिसको चाहा उसको बना दिया। और बनाने की स्टाइल क्या थी? मंच पर सारे नेता बैठे हैं, नाम तय होने वाला है, विधायक बाहर बैठे हैं नीचे, और अचानक राजनाथ सिंह जी के हाथ से एक कागज की पुड़िया, कागज की पर्ची वसुंधरा राजे की तरफ जाती है और वसुंधरा राजे को इशारा किया जाता है कि यह नाम आप प्रस्तावित कीजिए। वसुंधरा राजे जब पर्ची खोलती हैं तो देखकर दहल जाती हैं, उनका चेहरा स्तब्ध हो जाता है, हैरत में पड़ जाती हैं। अरे ये क्या नाम आ गया? अगर मेरा नहीं तो चलो और किसी का होता। जाहिर है वो चाहती थी कि उनका वो मुख्यमंत्री बने।
उनका चेहरा देखने लायक था। आज भी आप अगर वीडियोस में देखें, आपको वीडियो मिल जाएंगे देखने को, तो आप समझ जाएंगे कि वो कितनी कुपित और कितनी निराश थी, हैरान थी। और अंत में उन्होंने पर्ची खोली और भजनलाल शर्मा जी का नाम उन्होंने प्रस्तावित कर दिया। तो अब वो भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में, महामहिम मुख्यमंत्री के रूप में वो स्थापित हो गए हैं। तो ये मैं आपके सामने कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को लगातार कहती थी कि ये तानाशाह हैं, ये आला कमान केवल चलता है, 10 जनपद जो चाहता है वही होता है। लेकिन भैया अब तो पता नहीं चलता है कि ये किसके कहने पर कौन बन रहा है। इसमें दिल्ली की ज्यादा चल रही है कि नागपुर की चल रही है। अगर इनसाइडर की बात हम माने, हमारे पास कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो राजनीति में बहुत जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जी की जो नियुक्ति इस बार हुई है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के कारण हुई है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चयन किया। बहुत सारे टीवी पुरम के चैनल कहते हैं मोदी जी की चली है, अमित शाह जी की चली है, लेकिन हमारी जानकारी है कि आरएसएस की चली है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बताया जाता है कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसी और को चाहती थी, शिवराज सिंह चौहान को तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के और अन्य कई नाम थे जिनको वो चाहती थी। लेकिन वहां भी मोहन यादव का बना, तो मोहन यादव भी आरएसएस की पसंद बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है, लेकिन इन 2 स्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि आरएसएस ने योजना के साथ इनका चयन कराया है और वो मानती है कि ये उनके बहुत खास लोग हैं जो उसके एक एक विचारधारात्मक उसूलों पर कायम रहेंगे। 2025 में आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं। 2024 में अयोध्या का मंदिर शुरू हो रहा है। तो इन तमाम कारणों से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं आरएसएस के प्रशिक्षित, उनको वो आगे करना चाहती है, ये उसका अधिकार है, लेकिन पर्ची नहीं होनी चाहिए, विधायक दल से ये काम होना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेसी दिखावा ही करते थे लोकतंत्र का, लेकिन वो दिखावा में लोकतंत्र दिखता था, इसमें तो गायब है लोकतंत्र। लोकतंत्र की जगह पर्ची तंत्र आ गया है। तो ये पर्ची तंत्र मुझे लगता है जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों बस इतना ही आज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात कह दूं, आप हमारा चैनल देखते हैं, पसंद भी करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप बटन दबाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सूचनाएं मिलेंगी कि कब मेरा कौन सा वीडियो आ रहा है। और सपोर्ट भी कीजिए आप हमारा। हम कोशिश करते हैं ईमानदार जर्नलिज्म की, हम कोशिश करते हैं तथ्यपरक जर्नलिज्म की, और साथ में यह भी कि जो अन्य जगहों पर नहीं आ रहा है वो हम आपको बताएं। नमस्कार, आदाब।